हेलो एवरीवन। जैसा कि हम पढ़ रहे थे एनसीईआरटी की बुक्स क्लास 6 टू 10th की, जो कि हमने पढ़नी शुरू की थी सामाजिक विज्ञान यानी कि सोशल साइंस यानी कि एसएसटी की, जिसमें हमने शुरू किया था 6 से और अब हम पहुंच चुके हैं क्लास 10th में। और उसकी 4 किताबों में से हमने 3 पढ़ ली थी और चौथी है का आज हम इस वीडियो में अंतिम अध्याय पढ़ेंगे, जो कि है इकोनॉमिक्स की बुक का। और इकोनॉमिक्स की बुक का क्लास 10th का नाम है आर्थिक विकास की समझ। इस चैप्टर को पढ़ने के बाद हम टोटल क्लास 6 टू लेके 10th की टोटल 17 बुक्स जो कि एसएसटी की है उनको कंप्लीट कर लेंगे। और उसके हर बुक के हर चैप्टर का वीडियो इस चैनल पर उपलब्ध है। इसके बाद ये सीरीज यहीं खत्म हो जाएगी और हम पढ़ना शुरू करेंगे राजस्थान के लिए। राजस्थान की जो क्लास 9th और 10th के लिए जो राजस्थान हिस्ट्री एंड कल्चर की बुक्स आती है उन इन दोनों क्लास की राजस्थान के लिए वो किताबें पढ़ेंगे, जिसमें राजस्थान से संबंधित एग्जाम में राजस्थान की जो भी चीज़ें पूछी जाती है उनसे संबंधित सारी जानकारी यहाँ इन दोनों बुक्स में उपलब्ध होगी। तो हम वापस आते हैं इस अपने आज के वीडियो में, जो कि है अध्याय 5 इकोनॉमिक्स का क्लास 10 का, जिसका नाम है उपभोक्ता अधिकार। उपरोक्त संग्रह उपभोक्ता न्यायालय के निर्माण के कुछ समाचारों के नमूने हैं। इस मामले में लोग उपभोक्ता अदालत में क्यों गए? ये निर्णय इसलिए दिए गए क्योंकि कुछ लोग न्याय पाने के लिए दृढ़ एवं संघर्षरत रहे। किस तरह वे न्याय को पाने के लिए तरसते रहे, उनमें इससे भी अधिक महत्वपूर्ण यह है कि जब उन्हें लगा कि उनके साथ गलत हुआ है तो विक्रेताओं ने यथोचित व्यवस्था प्राप्त करने के लिए वे अपने उपभोक्ता अधिकारों का प्रयोग कर सकते हैं। ये है कुछ अखबार की कटिंग्स जिसमें आपको कुछ जानकारी जो अपने हिसाब से मिल रही होगी। हम पढ़ते हैं इस चैप्टर के मेन पॉइंट पे, जो कि है बाजार। सबसे पहला पॉइंट इसमें आता है बाजार में उपभोक्ता। बाजार में हमारी भागीदारी उपभोक्ता और उत्पादक और उपभोक्ता दोनों रूप में होती है। वस्तुओं एवं सेवाओं के उत्पादन के रूप में हम पहले वर्णित कृषि उद्योग एवं सेवा क्षेत्रों में कार्यरत हो सकते हैं। उपभोक्ताओं की भागीदारी बाजार में तब होती है जब वे अपनी आवश्यकता अनुसार वस्तुओं या सेवाओं को खरीदते हैं। उपभोक्ता के रूप में लोगों द्वारा उपभोग किए जाने वाली ये वस्तुएं अंतिम वस्तुएं होती हैं। पिछले अध्याय में हमने विकास को बढ़ावा देने के लिए जरूरी नियमों और नियंत्रणों का इससे के लिए उठाए गए कदमों की आवश्यकता का वर्णन किया है। इसका महत्व असंगठित क्षेत्र में मजदूरों की सुरक्षा के लिए उसी तरह हो सकता है जिस तरह साहूकारों द्वारा लगाए जाने वाले उच्च ब्याज दर से लोगों को बचाने के लिए नियमों और नियंत्रणों की जरूरत होती है। इसी प्रकार से पर्यावरण की सुरक्षा के लिए नियमों व विनियमों की आवश्यकता होती है। उदाहरण के लिए औपचारिक अनौपचारिक क्षेत्रों के साहूकार, जिनके बारे में आप अध्याय 3 में पढ़ चुके हैं, कर्जदार पर बंधन डालने के लिए तरह तरह के दाव पेच अपनाते हैं। सामाजिक ऋण के कारण वे उत्पादक को उत्पाद आज निम्न दर पर बेचने के लिए मजबूर कर सकते हैं। वे स्वप्ना जैसी महिला को ऋण चुकाने के लिए अपनी जमीन बेचने पर विवश भी कर सकते हैं। इसी प्रकार असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले बहुत से लोगों को निम्न वेतन पर कार्य करना पड़ता है और उन परिस्थितियों को झेलना पड़ता है जो न्यायोचित नहीं होती और प्राय उनके स्वास्थ्य के लिए हानिकारक भी होती है। ऐसे शोषण को रोकने के लिए उनकी सुरक्षा हेतु हमने नियमों एवं विनियमों की बात की है। ऐसी कई संस्थाएं हैं
ऐसी कई संस्थाएं हैं जिन्होंने यह सुनिश्चित करने के लिए लंबा संघर्ष किया कि इन नियमों का अनुपालन हो। बाजार में भी उपभोक्ताओं की सुरक्षा के लिए नियम एवं विनियमों की आवश्यकता होती है, क्योंकि अकेले उपभोक्ता प्राय स्वयं को कमजोर स्थिति में पाता है। खरीदी गई वस्तुएं या सेवा के बारे में जब भी कोई शिकायत होती है तो विक्रेता सारा उत्तरदायित्व क्रेता पर डालने का प्रयास करता है। सामान्यतः उसकी प्रतिक्रिया होती है, आपने जो खरीदा अगर वो पसंद नहीं है तो कहीं और जाइए। मानो बिक्री हो जाने के बाद विक्रेता की कोई जिम्मेदारी न रह जाती। उपभोक्ता आंदोलन, जिसके बारे में हम आगे बात करेंगे, इस स्थिति को बदलने का प्रयास है। बाजार में शोषण कई रूपों में होता है। उदाहरणार्थ, कभी कभी व्यापारी अनुचित व्यापार करने लग जाते हैं, जैसे दुकानदार उचित वजन से कम वजन तोलते हैं, या व्यापारी उन शुल्कों को जोड़ देते हैं जिनका वर्णन पहले न किया गया हो, या मिलावटी दोषपूर्ण वस्तुएं बेची जाती हैं। जब उत्पादक थोड़ी और शक्तिशाली होते हैं और उपभोक्ता कम या मात्रा में खरीदारी करते हैं तो बिखरे हुए होते हैं, तो बाजार उचित तरीके से कार्य नहीं करता। विशेष रूप से यह स्थिति तब होती है जब इन वस्तुओं का उत्पादन बड़ी कंपनियां कर रही हो। अधिक पूंजी वाली शक्तिशाली और समृद्ध कंपनियां विभिन्न प्रकार के से चालाकी पूर्वक समाज को प्रभावित कर सकती हैं। उत्पाद उपभोक्ताओं को आकर्षित करने के लिए वे समय समय पर मीडिया और अन्य स्रोतों से गलत सूचनाएं देते हैं। उदाहरण के लिए, एक कंपनी ने यह दावा करते हुए कि माता के दूध से हमारा उत्पाद बेहतर है, सर्वाधिक वैज्ञानिक उत्पादों के रूप में शिशुओं के लिए दूध का पाउडर पूरे विश्व में कई वर्षों तक बेचा। कई वर्षों के लगातार संघर्ष के बाद कंपनी को यह स्वीकार करना पड़ा कि वह झूठे दावे करती आ रही थी। इसी तरह सिगरेट उत्पादक कंपनियों से यह बात मनवाने के लिए उनका उत्पाद कैंसर का कारण हो सकता है, न्यायालय में बड़ी लंबी लड़ाई लड़नी पड़ी। अतः उपभोक्ता की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए नियम और विनियमों की आवश्यकता है। इसके बाद हम निम्नलिखित बिंदुओं पर विचार कर सकते हैं और अपन चलते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट, जो कि है उपभोक्ता आंदोलन। उपभोक्ता आंदोलन का प्रारंभ उपभोक्ताओं के असंतोष के कारण हुआ, क्योंकि विक्रेता कई अनुसूचित व्यावसायिक व्यवहारों में शामिल होते थे। बाजार में उपभोक्ता को शोषण से बचाने के लिए कोई कानूनी व्यवस्था उपलब्ध नहीं थी। लंबे समय तक जब एक उपभोक्ता एक विशेष ब्रांड, उत्पाद या दुकान से संतुष्ट नहीं होता था तो सामान्यतः वह उस ब्रांड उत्पाद को खरीदना बंद कर देता था या उस दुकान से खरीदारी बंद कर देता था। यह मान लिया जाता था कि वह उपभोक्ता की जिम्मेदारी है कि एक वस्तु या सेवा को खरीदने वक्त वह सावधानी बरते। संस्थाओं को लोगों में जागरूकता लाने में भारत और पूरे विश्व में कई वर्ष लग गए। इससे वस्तुओं और सेवाओं की गुणवत्ता सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी विक्रेता पर भी डाला दिया। भारत में सामाजिक बल के रूप में उपभोक्ता आंदोलनों का जन्म अनैतिक और अनुचित व्यवसाय कार्यों से उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा करने और प्रोत्साहित करने की आवश्यकता के साथ हुआ। अत्यधिक खाद्य कमी, जमाखोरी, कालाबाजारी, खाद्य उत्पादों एवं खाद्य तेल में मिलावट की वजह से 1960 के दशक में व्यवस्थित रूप से उपभोक्ता आंदोलनों का उदय हुआ। 1970 के दशक तक उपभोक्ता संस्थाएं वृहद स्तर पर उपभोक्ता अधिकार से संबंधित आलेखों के लेखन और प्रदर्शनी का आयोजन का कार्य करने लगी थी। उन्होंने सड़क यात्री परिवहन के अत्यधिक भीड़-भाड़ और राशन दुकानों में होने वाले अनुचित कार्यों पर नजर रखने के लिए उपभोक्ता दल बनाए। हाल में भारत में उपभोक्ता दलों की संख्या में भारी वृद्धि हुई है। इसके बाद है उपभोक्ता इंटरनेशनल। 1985 में संयुक्त राष्ट्र ने उपभोक्ता सुरक्षा के लिए संयुक्त राष्ट्र में दिशा निर्देशों को अपनाया। यह उपभोक्ता की सुरक्षा के लिए
उपयुक्त तरीके अपनाने हेतु राष्ट्रों के लिए और ऐसा करने के लिए अपनी सरकारों को मजबूर करने हेतु उपभोक्ता की वकालत करने वाले समूह के लिए एक हथियार था। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर यह उपभोक्ता आंदोलन का आधार बना। आज इंटरनेशनल उपभोक्ता 150 से भी अधिक देशों की 220 संस्थाओं का एक संरक्षक संस्था बन गया है। इन प्रयासों के परिणाम स्वरूप यह आंदोलन वृहद स्तर पर उपभोक्ता के हितों के खिलाफ और अनुचित व्यवसाय शैली को सुधारने के लिए व्यावसायिक कंपनियों और सरकार दोनों पर दबाव डालने में सफल हुआ। 1986 में भारत सरकार द्वारा एक बड़ा कदम उठाया गया। यह उपभोक्ता सुरक्षा अधिनियम 1986 कानून का बनना था, जो कोपरा के नाम से प्रसिद्ध है। आप कोपरा के बारे में आगे पढ़ेंगे। उससे पहले आप निम्नलिखित 2 बिंदुओं पर विचार कर सकते हैं। आगे है उपभोक्ता अधिकार। सुरक्षा सबका अधिकार है। रेजी का कष्ट पढ़ते हैं। सबसे पहले तो रेजी मैथ्यू एक लड़की है जो कक्षा 9 का एक लड़की नहीं, एक लड़का है। रेजी मैथ्यू जो कक्षा 9 का एक स्वस्थ लड़का केरल के एक निजी चिकित्सालय में टॉन्सिल निकालने के लिए भर्ती हुआ। एक ईएनटी सर्जन ने सामान्य बेहोशी की दवा देकर टॉन्सिल निकालने के लिए ऑपरेशन किया। अनुचित बेहोशी के कारण रेजी के में दिमागी असामान्यता के लक्षण आ गए, जिसकी वजह से वह जीवन भर के लिए अपंग हो गया। उसके पिता ने सेवा में चिकित्सक की गलती और लापरवाही के लिए उपभोक्ता विवाद निवारण समिति में 5 लाख के मुआवजे का दावा किया। राज्य समिति ने यह कहकर मामला खारिज कर दिया कि सबूत पर्याप्त नहीं है। रेजी के पिता ने दिल्ली स्थित राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण समिति में पुनः अपील की। मामले की जांच करने के बाद राष्ट्रीय समिति ने अस्पताल को चिकित्सा में लापरवाही का दोषी पाया और हर्जाना देने का निर्देश दिया। रेजी की व्यथा यह साबित करती है कि कैसे एक अस्पताल में चिकित्सक और कर्मचारियों द्वारा बेहोश करने में लापरवाही के कारण एक छात्र जिंदगी भर के लिए अपंग हो गया। जब हम एक उपभोक्ता के रूप में बहुत सी वस्तुओं और सेवाओं का उपयोग करते हैं तो हमें वस्तुओं के बाजारीकरण और सेवाओं की प्राप्ति के खिलाफ सुरक्षित रहने का अधिकार होता है, क्योंकि ये जीवन और संपत्ति के लिए खतरनाक होते हैं। उत्पादकों के लिए आवश्यक है कि वे सुरक्षा नियमों और विनियमों का पालन करें। ऐसी बहुत सी वस्तुएं और सेवाएं हैं जिन्हें हम खरीदते हैं तो सुरक्षा की दृष्टि से खास सावधानी की जरूरत होती है। उदाहरण के लिए प्रेशर कुकर के एक सेफ्टी वाल्व होता है, जो यदि खराब हो तो भयंकर दुर्घटना का कारण हो सकता है। सेफ्टी वाल्व की निर्माता कंपनी को इसकी गुणवत्ता सुनिश्चित करनी चाहिए। आपको सार्वजनिक या सरकारी कार्यवाहियों को देखकर यह सुनिश्चित करना होगा कि गुणवत्ता का पालन किया गया है या नहीं। फिर भी हमें बाजारों में निम्न गुणवत्ता वाले उत्पाद प्राप्त होते हैं, क्योंकि इन नियमों का पर्यवेक्षण उचित रूप से नहीं हो रहा और उपभोक्ता आंदोलनों की बहुत ज्यादा मजबूत नहीं है। इन बातों को लेकर आप निम्नलिखित बिंदुओं पर विचार कर सकते हैं। हम बढ़ते हैं आगे, जिसमें है वस्तुओं और सेवाओं के बारे में जानकारी। जब आप कोई वस्तु खरीदेंगे तो उसके पैकेट पर कुछ खास जानकारी पाएंगे। ये जानकारी उस वस्तु के अवयवों, मूल्य, बैच संख्या, निर्माण की तारीख, खराब होने की अंतिम तिथि और वस्तु बनाने वाले के पते के बारे में होती है। जब हम कोई दवा खरीदते हैं तो उस दवा के उचित प्रयोग के बारे में निर्देश और उस दवा के प्रयोग के अन्य प्रभावों और खतरों से संबंधित जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। जब आप वस्त्र खरीदते हैं तो धुनाई संबंधित निर्देश प्राप्त करेंगे। आखिर ऐसे नियम बनाए गए हैं कि वस्तु बनाने वाले को ये जानकारी देनी पड़ती है। यह इसलिए कि उपभोक्ता जिन वस्तुओं और सेवाओं को खरीदता है उसके बारे में उसे सूचना पाने का अधिकार है।
तब उपभोक्ता वस्तु की किसी भी प्रकार की खराबी होने पर शिकायत कर सकता है, मुआवजा पाने या वस्तु बदलने की मांग कर सकता है। उदाहरण के लिए, यदि हम एक उत्पाद खरीदते हैं और उसके खराब होने की अंतिम तिथि से पहले ही वह खराब हो जाता है, तो हमें उसे बदलने के लिए के बारे में कह सकते हैं। यदि वस्तु खराब होने की अंतिम समय सीमा उस पर नहीं छिपी है, तब वस्तु विनिर्माता दुकानदार पर आरोप लगा देगा और अपनी जिम्मेदारी नहीं मानेगा। यदि लोग अंतिम तिथि समाप्त हो गई दवाइयों को बेचते हैं तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है। और इसी तरह से यदि कोई व्यक्ति मुद्रित मूल्य से अधिक मूल्य पर वस्तु बेचता है तो कोई भी उसका विरोध और शिकायत कर सकता है। यह अत्यधिक खुदरा मूल्य एमआरपी के द्वारा इंगित किया हुआ होता है। वस्तुतः उपभोक्ता विक्रेता से अधिकतम खुदरा मूल्य यानी कि एमआरपी के से कम दाम पर वस्तुएं देने के लिए मोल भाव कर सकते हैं। आज आज सरकार प्रदत्त विविध सेवाओं और उपयोगी बनाने के लिए सूचना पाने के अधिकार को बढ़ा दिया है। सन 2005 के अक्टूबर में भारत सरकार ने एक कानून लागू किया जो आरटीआई राइट टू इंफॉर्मेशन या सूचना पाने का अधिकार के नाम से जाना जाता है, और जो अपने नागरिकों को सरकारी विभागों के कार्यकलापों की सभी सूचनाएं पाने के अधिकार को सुनिश्चित करता है। आरटीआई एक्ट के प्रभाव को निम्नलिखित केसों के द्वारा समझा जा सकता है। सबसे पहला है ये इंतजार। अमृता नाम की एक इंजीनियरिंग स्नातक नौकरी पाने के लिए अपने सभी प्रमाण पत्रों को जमा करने तथा इंटरव्यू देने के बाद भी एक सरकारी विभाग में कोई रिजल्ट नहीं प्राप्त किया। कर्मचारियों ने भी उसके प्रश्नों का उत्तर देने से इनकार कर दिया। तब उसने एक्ट का प्रयोग करते हुए एक प्रार्थना पत्र दिया और यह कहा कि एक उचित समय तक परिणाम की जानकारी पाना उसका अधिकार था, जिससे कि वह अपने भविष्य की योजना बना सके। उसको न केवल रिजल्ट की घोषणा में देरी के कारणों के बारे में सूचित किया गया, बल्कि उसको नियुक्ति के लिए बुलावे का पत्र मिल गया, क्योंकि उसके इंटरव्यू अच्छा दिया था। फिर आगे है चयन के अधिकार का उल्लंघन। पैसे लौटाए गए, जिसमें यह अंसारी नगर में के अबीरामी नामक एक छात्रा ने दिल्ली में व्यावसायिक पाठ्यक्रम में पढ़ने के लिए एक क्षेत्रीय कोचिंग संस्थान में 2 वर्षीय पाठ्यक्रम में नामांकन कराया। पाठ्यक्रम में भाग लेने समय पूरे 2 वर्ष के अध्ययन के लिए करीब 61,020 रुपए जमा किए, लेकिन उसने यह पाया कि पढ़ाई का स्तर वहां ठीक नहीं है, इसलिए उसने साल के अंत में पाठ्यक्रम को छोड़ देने का निश्चित किया। जब उसने 1 साल का पैसा लौटाने की बात की तो उसे मना कर दिया गया। जब उसने जिला उपभोक्ता न्यायालय में मुकदमा दायर किया तो न्यायालय ने संस्था को यह कहते हुए 28,000 रुपए लौटाने का आदेश दिया कि छात्रा को चुनने का अधिकार है। संस्थान ने पुनः राज्य उपभोक्ता आयोग में अपील की। राज्य उपभोक्ता आयोग ने जिला न्यायालय के निर्देश को सुरक्षित रखते हुए आगे संस्थान को बेकार की अपील करने के लिए 25,000 का दंड लगाया। उसने संस्थान को 7,000 रुपए मुआवजा और याचिका खर्च के रूप में छात्रा को देने के लिए कहा। राज्य आयोग ने सभी शिक्षा संस्थाओं और व्यावसायिक संस्थाओं को विद्यार्थियों से पूरे साल की फीस को एडवांस में लेने से भी मना किया। आयोग के अनुसार इस आदेश का उल्लंघन करने पर दंड शुल्क भरना पड़ सकता है, साथ ही जेल भी हो सकती है। हम इस घटना से क्या समझते हैं? किसी भी उपभोक्ता को जो कि किसी सेवा को प्राप्त करता है, चाहे वह किसी भी आयु या लिंग का हो और किसी भी तरह की सेवा प्राप्त करता हो, उसको सेवा प्राप्त करने हुए हमेशा चुनने का अधिकार होगा। मान लीजिए आप एक दंत मंजन खरीदना चाहते हैं और दुकानदार कहता है कि वह केवल दंत मंजन नहीं बेचेगा, आप
जब आप दंत मंजन के साथ एक ब्रश भी खरीदेंगे, अगर आप ब्रश खरीदने के लिए इच्छुक नहीं है, तब आपके चुनने के अधिकार का उल्लंघन हुआ है। ठीक इसी प्रकार कभी कभी जब आप नया गैस कनेक्शन लेते हैं तो गैस डीलर आपके उसके साथ एक चूल्हा भी देने के लिए दबाव डालता है। इस प्रकार कई बार हमें उन वस्तुओं को खरीदने के लिए भी दबाव डाला जाता है जिनको खरीदने की हमारी इच्छा बिल्कुल नहीं होती, और तब आपके पास चुनाव के लिए कोई विकल्प नहीं होता। फिर अगला पॉइंट है कि इन उपभोक्ताओं को न्याय पाने के लिए कहाँ जाना चाहिए। रेजी मैथ्यू और अभिरा अभिरामी के प्रकरणों को पुनः पढ़ें जो पिछले अध्यायों में दिया जा चुका है। यह कुछ उदाहरण हैं जिनमें उपभोक्ताओं के अधिकारों की अवहेलना की गई है। ऐसी घटनाएं अक्सर हमारे देश में घटित होती रहती हैं। इन स्थिति में इन उपभोक्ताओं को न्याय पाने के लिए कहाँ जाना चाहिए। उपभोक्ताओं को अनुचित सौदेबाजी और शोषण के विरुद्ध क्षतिपूर्ति निवारण का अधिकार। यदि एक उपभोक्ता को कोई क्षति पहुंचाई जाती है तो क्षति की मात्रा के आधार पर उसे क्षति पूर्ति पाने का अधिकार है। इस कार्य को पूरा करने के लिए एक आसान और प्रभावी जन प्रणाली बनाने की आवश्यकता है। उपभोक्ता उपयुक्त उपभोक्ता केंद्र के सम्मुख अपनी शिकायत दर्ज करा सकता है, यह स्वयं किसी वकील के साथ अथवा वकील की सेवा के बिना। आप यह जानने के लिए इच्छुक होंगे कि कैसे एक पीड़ित व्यक्ति अपनी क्षतिपूर्ति प्राप्त करता है। अब हम श्री प्रकाश के मामले को लेते हैं। उन्होंने अपनी बेटी की शादी के लिए अपने गांव एक मनी ऑर्डर भेजा। उनकी बेटी को जब इस पैसों की जरूरत थी तब पैसे नहीं प्राप्त हुए, यहाँ तक कि महीनों बाद भी नहीं पहुंचे। प्रकाश ने नई दिल्ली के एक जिला स्तर के उपभोक्ता न्यायालय में मुकदमा दर्ज कराया। उन्होंने जो कदम उठाया वे सभी विस्तार से नीचे दिए जा रहे हैं। यह अपनी बेटी के लिए प्रकाश मनी ऑर्डर भेजने के लिए पोस्ट ऑफिस जाता है। प्रकाश को यह पता चलता है कि रुपए उसकी बेटी को नहीं मिले। फिर आगे है कि प्रकाश ने पोस्ट ऑफिस में मनी ऑर्डर के लिए बारे में पूछा तो पोस्ट ऑफिस द्वारा प्रकाश के प्रश्नों का संतोषजनक जवाब नहीं दिया गया। फिर प्रकाश क्षेत्रीय उपभोक्ता संरक्षण परिषद में सलाह लेने जाते हैं, तो यह है उपभोक्ता संरक्षण या का शिकायत केंद्र। फिर प्रकाश तब तक नजदीकी उपभोक्ता अदालत में मुकदमा दर्ज कराने जाते हैं और अदालत के ऑफिस में रजिस्ट्रार फॉर्म लेते हैं। अदालत दूसरे पक्ष को नोटिस भेजती है। फिर है वे अदालत में मुकदमे पर स्वयं बहस करते हैं। अदालत के जज दस्तावेजों का सत्यापन करते हैं और पीड़ित पक्ष तथा दूसरे पक्ष दोनों की दलील सुनते हैं। फिर है जज अदालत का फैसला सुनाते हैं। भारत में उपभोक्ता अदालतों के विभिन्न संगठनों के निर्माण में पहल की है, जिन्हें सामान्यतः उपभोक्ता अदालत या उपभोक्ता संरक्षण परिषद के नाम से जाना जाता है। ये उपभोक्ता का मार्गदर्शन करती हैं कि कैसे उपभोक्ता अदालत में मुकदमा दर्ज कराएं। बहुत से अवसरों पर ये उपभोक्ता अदालत में व्यक्ति विशेष उपभोक्ता का प्रतिनिधित्व भी करते हैं। यह स्वयंसेवी संगठन जनता में जागरूकता पैदा करने के लिए सरकार से वित्तीय सहयोग भी प्राप्त करते हैं। यदि आप एक आवासीय कॉलोनी में रहते हैं तो आपने निवासी कल्याण संघ का नाम पट्ट अवश्य देखा होगा। यह उनके किसी सदस्य के साथ कोई अनुचित व्यावसायिक कार्यवाही होती है तो उनकी तरफ से संस्था मामले को देखती है। कोपरा के अंतर्गत उपभोक्ता विवादों के निपटारे के लिए जिला, राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर एक त्रिस्तरीय एक तंत्र स्थापित किया गया है। जिला स्तर पर न्यायालय, जिसे जिला केंद्र भी कहते हैं, 20 लाख तक के दावों से संबंधित मुकदमों पर विचार करता है। राज्य स्तरीय अदालत, जिसे राज्य आयोग कहते हैं, 20 लाख से 1 करोड़
और राष्ट्रीय स्तर की अदालतें राष्ट्रीय आयोग 1 करोड़ से ऊपर की दावेदारी से संबंधित मुकदमों को देखती है। यदि कोई मुकदमा जिला स्तर के न्यायालय में खारिज कर दिया जाता है तो उपभोक्ता राज्य स्तर के न्यायालय में और उसके बाद राष्ट्रीय स्तर के न्यायालयों में भी अपील कर सकता है। इस प्रकार अधिनियम ने उपभोक्ता के रूप में उपभोक्ता न्यायालय में प्रतिनिधित्व का अधिकार देकर हमें समर्थ बनाया है। फिर है जागरूक उपभोक्ता बनने के लिए आवश्यक बातें। जब हम विभिन्न वस्तुओं और सेवाएं खरीदते वक्त उपभोक्ता के रूप में अपने अधिकारों के प्रति सचेत होंगे, तब हम अच्छे और बुरे में फर्क करने तथा श्रेष्ठ चुनाव करने में सक्षम होंगे। एक जागरूक उपभोक्ता बनने के लिए निपुणता और ज्ञान प्राप्त करने की जरूरत होती है। हम अपने अधिकारों के प्रति सचेत कैसे हों? निम्नलिखित पृष्ठ और पहले के पृष्ठों के विज्ञापनों को देखें। आप क्या सोचते हैं? कोपरा अधिनियम के केंद्र और राज्य सरकारों में उपभोक्ता मामले के अलग विभागों को स्थगित करने में मुख्य भूमिका अदा की है। आप जो विज्ञापन देख चुके हैं वह एक उदाहरण है जिसके द्वारा सरकार कानूनी प्रक्रिया के बारे में नागरिकों को अवगत कराती है जिसका वे प्रयोग कर सकें। आपने टेलीविजन चैनलों पर भी ऐसे विज्ञापन देखे होंगे। ISI और एग मार्क, अब ये क्या है? विभिन्न वस्तुएं खरीदते समय आपने आवरण पर लिखे अक्षरों ISI यानी कि ऐसा और एग मार्क का हॉलमार्क के शब्द चिन्ह लोगों को अवश्य देखा होगा। जब उपभोक्ता कोई वस्तु या सेवाएं खरीदता है तो ये चिन्ह, शब्द चिन्ह, लोगों और प्रमाणक चिन्ह उन्हें अच्छी गुणवत्ता सुनिश्चित कराने में मदद करते हैं। ऐसे संगठन जो कि अनुवीक्षण तथा प्रमाण पत्रों को जारी करते हैं, उत्पादकों के उनके द्वारा श्रेष्ठ गुणवत्ता पालन करने की स्थिति में शब्द चिन्ह प्रयोग करने की अनुमति देते हैं। यद्यपि ये संगठन बहुत से उत्पादों के लिए गुणवत्ता का मापदंड विकसित करते हैं, लेकिन सभी उत्पादकों का इस मापदंडों का पालन करना जरूरी नहीं होता। फिर भी कुछ उत्पाद जो उपभोक्ता की सुरक्षा और स्वास्थ्य को प्रभावित करते हैं या जिनका उपयोग बड़े पैमाने पर होता है, जैसे कि LPG सिलेंडर्स, खाद्य एवं उससे प्रयुक्त सामग्री, सीमेंट, बोतलबंद पेयजल, इसके उत्पाद उनके लिए यह अनिवार्य होता है कि उत्पादन इन संगठनों को प्रमाण प्राप्त करे। फिर है अपना अगला टॉपिक जो कि है उपभोक्ता आंदोलन को आगे बढ़ाने के संबंध में। उपभोक्ता आंदोलन को आगे बढ़ाने के संबंध में 24 दिसंबर को भारत में राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस के रूप में मनाया जाता है। 1986 के इसी दिन भारतीय संसद ने उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम पारित किया गया था। भारत उन देशों में से एक है जहां उपभोक्ता संबंधित समस्याओं के निवारण के लिए विशिष्ट न्यायालय है। भारत के उपभोक्ता आंदोलन ने संगठित समूहों की संख्या, उनकी कार्य विधियों के मामले में कुछ तरक्की की है। आज देश में 700 से अधिक उपभोक्ता संगठन हैं, जिनमें से केवल 20 से 25 ही अपने कार्यों के लिए पूर्ण संगठित और मान्यता प्राप्त है। फिर भी उपभोक्ता निवारण प्रक्रिया जटिल, खर्चीली और समय साध्य साबित हो रही है। कई बार उपभोक्ताओं को वकीलों का सहारा लेना पड़ता है। ये मुकदमे अदालती कार्यवाहियों में शामिल होने और आगे बढ़ने आदि में काफी समय लेते हैं। अधिकांश खरीदारियों के समय रसीद नहीं दी जाती। ऐसी स्थिति में प्रमाण जुटाना आसान नहीं होता। इसके अलावा बाजार में अधिकांश खरीदारियां छोटे फुटकर दुकानों से होती हैं,
दोषयुक्त उत्पादों के पीड़ित उपभोक्ताओं की क्षतिपूर्ति के मुद्दे पर मौजूदा कानून भी बहुत स्पष्ट नहीं है। कोपरा के अधिनियम के 30 वर्ष बाद भी भारत में उपभोक्ता ज्ञान बहुत धीरे धीरे फैल रहा है। श्रमिकों के हितों की रक्षा के लिए कानूनों के लागू होने के बावजूद खास तौर से संगठित क्षेत्र में ये कमजोर है। इस प्रकार बाजारों के कार्य करने के लिए नियमों के विनियमन का प्राय पालन नहीं होता। फिर भी उपभोक्ताओं को अपनी भूमिका और अपना महत्व समझने की जरूरत है। यह अक्सर कहा जाता है कि उपभोक्ताओं की सक्रिय भागीदारी से उपभोक्ता आंदोलन प्रभावी हो सकता है। इसके लिए स्वैच्छिक प्रयास और सबकी साझेदारी से संयुक्त संघर्ष ही की जरूरत है। इसी के साथ ये चैप्टर यहीं समाप्त होता है। मिलते हैं हम एक और नई सीरीज में, जिसमें हम पढ़ेंगे राजस्थान की, जो कि राजस्थान बोर्ड के अजमेर के द्वारा चलती है बुक्स, क्लास 9 में चलती है, जिसका नाम है राजस्थान का स्वतंत्रता आंदोलन एवं शौर्य परंपराएं। ये है क्लास 9 की। और जो 10वीं क्लास में चलती है उसका नाम है राजस्थान का इतिहास एवं संस्कृति। इसमें टोटल चैप्टर है, इसमें टोटल 7 चैप्टर हैं और इसमें है टोटल 11 चैप्टर, जो कि 100 से 150 पेज की दोनों किताबें हैं। तो उनको हम नेक्स्ट, ये हो गए 18 वीडियो, 18 चैप्टर, तो 18 चैप्टर इक्वल टू 18 वीडियोज में हम आगे इन चीज़ों को कवर करेंगे। तो मिलते हैं इन वीडियोस में। जिनको भी राजस्थान के संदर्भ में जानकारी या उनके एग्जाम, राजस्थान के एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, उनके लिए ये वीडियो अवश्य महत्वपूर्ण होंगे। तो मिलते हैं इन वीडियोस में, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू।